Welcome, guys. Yes, this is your mentor, your teacher, your friend, your assistant, your everything. जो कि अभी तक तुम्हारी इस जर्नी में तुमको हेल्प करते आया है और खुद की हेल्प भी करता रहा है. बट आज वो डेट है कि दैट इज़ 21 जनवरी 1 2025. ये डेट मेरे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है. क्यों? क्योंकि मेरा कल एग्ज़ाम है. दिस इज़ जेई मेंस फर्स्ट अटेम्प्ट. यस, दिस वॉज माई फर्स्ट अटैम्प्ट. नॉट अ ड्रॉपर. आई एम अ क्लास 12th स्टूडेंट, इसलिए मैं बोर्ड के लिए भी साथ ही साथ हैंड टू हैंड लेके चल रहा था. दिस इज़ नॉट अ टाइम टू डिस्कस माई जर्नी, बट यस, मे बी आई विल टेक योर 5 to 6 minutes. नॉट 5 to 6 minutes, ओनली 5 minutes, क्योंकि आज तुम्हारे 5 मिनट भी बहुत कीमती होंगे, मुझे पता है. बट क्योंकि जब तुम ये वीडियो देख रहे होगे, होप सो तुम्हारा कल एग्ज़ाम हो, परसों एग्ज़ाम हो सकता है कल के बाद ही एग्ज़ाम हो. 23, 24, 25 नहीं बता सकता, क्योंकि 29 तक एग्ज़ाम है, तो कभी भी हो सकता है तुम्हारा एग्ज़ाम. ठीक है, 28 को 29 को होगा. ठीक है, दैट्स ऑल ऑन यू. बट आई टेल यू वन थिंग, दिस इज़ नॉट जस्ट अबाउट कि तुम जेई के बारे में, जेई की फील्ड में अगर तुम नए हो और क्लास 11th के हो और तुमने गलती से इस वीडियो के ऊपर क्लिक कर लिया, ठीक है, तो और आ गए हो, तो मैं तुम्हें एक चीज़ बता दूं. कल एग्ज़ाम है और लाइफ में क्या चल रहा है, दिमाग में क्या चल रहा है, आई कैन नॉट एक्सप्रेस विथ माई वर्ड्स. मैं वो चीज़ मैं अपने मुंह से नहीं बता सकता हूँ कि मेरे दिमाग में इस समय क्या चल रहा है, कि मैं कैसे इस चीज़ को ओवरकम करूँगा. द होल थिंग वॉज दैट कि मैं बस अब सोना चाहता हूँ, कि मुझे अब एक अच्छी नींद चाहिए, बिकॉज आई कैन नॉट स्लीप लास्ट 2 nights एंड आज भी सो नहीं पाऊँगा. आँखें चल रही हैं. और अगर तुम नए स्टूडेंट हो जो कि इस जर्नी में आ रहे हो, जेई मेंस एंड जेई एडवांस की होड़ में तुम घुस रहे हो, क्लास 10th को अभी तुमने पार किया है, क्लास 12th में तुम आए हो और तुम ये सोच रहे हो कि तुम जेई निकाल दोगे बहुत ईजी तरीके से, तुमने स्टार्ट किया है, तो मैं एक चीज़ बता दूँ ब्रो, प्लीज़ 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 बहुत सोच समझ के इस जर्नी में उतरना. बहुत बहुत हार्ड होने वाला है ये सारा सरकमस्टेंसेस. शायद तुम खुद को ही खो दोगे इस जर्नी में, और कुछ भी होगा तुम खुद को समझ नहीं पाओगे कि तुम करना क्या चाहते हो. बस तुम कर रहे होगे. क्यों? क्योंकि तुमने वो चीज़ उठा ली होगी. एंड जेई में घुसने से पहले मैं 2-3 बातें तुम्हें बता दूं. सबसे पहला पॉइंट ये है कि देयर इज़ अ नो वे टू कम बैक और गो बैक. तुमने एक बार ये लड़ाई स्टार्ट कर दी तो तुम पीछे नहीं हट सकते हो. देयर इज़ अ नो वे you can lose. there is a only one way, that is you can win. तुम सिर्फ जीत सकते हो, यहाँ पे हार नहीं सकते हो. क्यों? क्योंकि तुम हार गए तो तुम अपनी 2 साल की मेहनत हार जाओगे. तुम हार गए तो तुम हर उम्मीद हार जाओगे. तुम हार गए तो अपने लाइफ के 3 साल हार जाओगे. तुम हार गए तो तुम अपने माँ बाप की एक्सपेक्टेशन को हार जाओगे. तुम हार गए तो तुम वो हर एक सपना, हर एक ख्वाब हार जाओगे जो तुमने कभी सोचा था जीने को. यार बस यही चीज़ बोलना है कि ये जर्नी बहुत कुछ सिखाती है, बहुत कुछ सिखाती है. बहुत नए वादे, बहुत नए सपने, बहुत कुछ दिखाती है. बट सपने वो बंद आँखों से नहीं, खुली आँखों से वाले, और खुली आँखों में नींद को त्यागना पड़ता है. बहुत सारी चीज़ें को छोड़नी पड़ती हैं ये मुकाम पाने के लिए. यार जब मैंने स्टार्ट किया था तो ये आता है ये, एंड ये साथ यहाँ पे एक लाइन लिखी हुई है, कम ऑन मैन, जस्ट वन मोर डे, यू कैन नॉट गिव अप, योर ड्रीम्स चेस यू, गेट अप टू इंस्पायर योर सेल्फ, जस्ट कीप गोइंग. बस चलते रहो. मैं तुमको मतलब एज अ सजेशन, एज अ मतलब अगर तुम 11th में हो या तुम 12th में ये वीडियो देख रहे हो, जो कि मुझे जानते हो या कुछ भी है, ठीक है, तो मैं तुम्हें एक ही बात बोलूँगा, जस्ट वन मोर डे. हमें
रिज़ल्ट का कोई ध्यान नहीं रखना, क्योंकि रिज़ल्ट का क्या है, एक ना एक दिन आने वाला है। और पेपर का क्या है, पेपर भी एक दिन आएगा ही। जैसे आज आ चुका है, कल मेरा पेपर है, ठीक है। और इट्स ऑल अबाउट कि तुम इस जर्नी को तुम देख लो। मैं ये बताने वाला था, व्हेन यू स्टार्ट यू ड्रीम फॉर द आईआईटी बैंगलोर, आईआईटी खड़गपुर, आईआईटी दिल्ली, सीएसई ब्रांच की अब तो पक्का है। लेकिन जैसे तुम 2-3 मंथ को अपना टाइम वेस्ट करते हो, क्योंकि 11th का लड़का बहुत ज़्यादा, मैं यहाँ तक कॉन्स्टेंट रहा, मैंने ये चीज़ वेस्ट नहीं की। मेरा अभी भी यही एम था कि मैं आईआईटी किसी ना किसी तरह तो पहुँच ही जाने वाला हूँ। फिर उसके बाद जब 5 मिनट टॉप 5 आईआईटी, जब 5 महीने बीतते हैं तो तुम्हारे मन पे ये आता है कि जब 5-6 महीने बीत जाते हैं, जब तुम्हारा हाफ ईयरली तुम्हारा हो जाता है, और जब तुम हाफ ईयरली में तुम्हारे अच्छे नंबर नहीं आते हैं ड्यू टू तुम आईआईटी 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 कर रहे होते हो, और वहाँ से तुम थोड़ा सा पीछे हटते हो और तुम कहते हो कि यार आईआईटी की टॉप 5 आईआईटीज़ की सीएसई ब्रांच तो मुझे मिल ही जानी है किसी ना किसी तरह। फिर उसके बाद आते हैं आफ्टर 5 मंथ्स, और टॉप आईआईटी ब्रांचेस में तो तुम सिलेक्शन तो हो ही जाएगा तुम्हारा। तुमको ये लगता है कि मेरा तो टॉप आईआईटी ब्रांचेस में सिलेक्शन हो ही जाएगा, है ना। आईआईटी टॉप 5 ब्रांचेस मतलब तुम सीएससी छोड़ चुके होते हो, सीएस ब्रांच छोड़ चुके हो तुम, ठीक है। फिर उसके बाद तुम्हारा क्या आता है, तुम 12th की जब स्टार्टिंग होती है तो तुम क्या कहते हो, यार आईआईटी एनआईटी सेम ही तो होते हैं, या तो आईआईटी मिल जाए, या कोई भी आईआईटी मिल जाए, या तो हमारी एनआईटी मिल जाए। और जब 11th कंप्लीशन हो जाता है तो तुम ये सोचते हो कि यार किसी तरह बस एनी आईआईटी अगर ब्रांच मिल जाए कोई भी चलेगी, और अगर आईआईटी नहीं मिलता है तो एनआईटी भी मिल जाए। और एट द एंड ऑफ द डे जब तुम यहाँ पे खड़े होते हो, और जब तुमने अपना 11th-12th किसी तरह वेस्ट कर लिया होता है, और कुछ भी डिस्ट्रैक्शन, बहुत सारी चीज़ें जो तुम नहीं करना चाहते थे लेकिन तुम करते करते आ चुके होते हो, तो तुम बस तुम्हारे मन में एक ही चीज़ होता है, दैट वॉज दिस, any IIT, any NIT, any NIT, any NIT, 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 GIT, MIT, GIT, and ट्रिपल IIT, कुछ भी चलेगा, सब चलेगा, लेकिन कुछ तो मिलना चाहिए। तो ये तुम्हारे पे ना आए। दैट वॉज द जर्नी ऑफ द जेई एस्पायरेंट। जो भी नॉर्मल जेई एस्पायरेंट की जर्नी यही होती है। और अगर तुम क्लास 10 क्लास 9 से देख रहे हो, और अगर भाई तुम्हें हल्का सा भी इस चीज़ को पता है ना, तो मुझे क्लास 9th तक तो पता ही नहीं था आईआईटी कुछ होता है, 10th में पता चला बहुत हद तक, तो मैं थोड़ा लेट था उस टाइम पे। मैं एक चीज़ बताऊं कि मतलब अगर तुमको सच में इस चीज़ की तैयारी करनी है ना भाई, तो अभी लग जाओ यार। अगर तुम 9th में हो, तुम 10th में हो, तो अभी से लग जाओ। बहुत हार्ड प्रिपरेशन है, बहुत कुछ खोना मांगती है ये, थक जाओगे, रुकना नहीं है। एंड एट एंड ऑफ द डे बस एक ही चीज़ है कि रुकना नहीं है। और बहुत हार्ड है यार, जितना तुम सोच नहीं सकते हो उससे ज़्यादा हार्ड है। एंड मतलब यही चीज़ है कि तुम क्या कर रहे हो, क्या करना चाहते हो, क्या सोच रहे हो, बस यही चीज़ है कि तुम्हें करते रहना पड़ेगा। तुम रुक नहीं सकते हो, क्योंकि अगर तुम रुक जाओगे तो तुम गिर जाओगे। करते रहना है। 11th की स्टार्टिंग मेरी भी बहुत अच्छी थी, आईआईटी ब्रांच सोच लिया था, लेकिन अब तो यहाँ पे खड़ा हूँ कि अगर कोई भी एनआईटी में मिल जाएगा ना, टॉप 10 आईआईटी चलेगा मुझको। सीएसई ब्रांच बहुत है मेरे लिए, यहाँ एनआईटी में मिल जाता है मैं खुश हूँ। मतलब इसलिए क्योंकि मुझे पता है ना, मेरा थोड़ा बहुत 11th का मिड ऑफ द वेस्ट हुआ, 12th की मिड ऑफ में थोड़ा वेस्ट हुआ, उसको ले मिला के मैं बैकलॉग इकट्ठा होते गए, लेकिन मैं रुका नहीं मैं यार। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं आईआईटी या एनआईटी तक तो पहुंच जाऊंगा ही। बट एक चीज़ है कि आई वांट टू कन्वे दैट कि दिस जर्नी वॉज वेरी हार्ड यार। मतलब इतना कुछ मांगती है ये जर्नी, तुम्हारी नींद, तुम्हारी डेडिकेशन, तुम्हारा टाइम, तुम्हारा खेलना कूदना, तुम्हारा सफरेंस, तुम्हारा मिलना जुलना लोगों से, बहुत कुछ यार। मुझे नहीं पता मैं कितने दिन हो गए मैं किसकी शादी पे नहीं गया हूँ। मुझे नहीं पता मैं कितने दिन हो गए मैं किसी के साथ घूमने गया हूँ। मुझे नहीं पता मैं कितने दिन से इस कमरे में बंद पड़ा हूँ। एंड मैं एक ही बात कहूँगा कि यहाँ तक आने के लिए यार मैंने बहुत कुछ खो दिया है यार। मैं तुम्हें ये नहीं कह रहा हूँ कि भाई मतलब
कुछ भी खो दोगे तुम, बट हाँ बहुत कुछ खो दोगे अगर इस जर्नी में उतरते हो तो। शैल वी स्टार्ट नाउ? यस, आई टेक योर 10 minute टाइम ऑफ वेरी क्रूशियल टाइम, होप सो, सॉरी फॉर डैट, बट इट वॉज अ मैसेज। मिलते हैं कल जेई के उस महा संग्राम में, ठीक है। वहाँ पे तुम्हें सब समझ में आ जाएगा कि कल मैं जैसे जी का पेपर देके आऊँगा शाम को, ये फिर से एक अपन शूट करेंगे यही, तो उसमें मैं तुम्हें बहुत सारी नई बातें बताऊँगा, अपना फर्स्ट एक्सपीरियंस भी बताऊँगा, तो उसमें देखना कि क्या होगा, ठीक है। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे स्टार्टिंग से हम वहीं से स्टार्ट करते जाते हैं, हम हमेशा स्टार्ट करते हैं, दैट इज़ सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन में क्या आता है? सॉल्यूशन में हम स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं तो उसमें आता है हमारा सॉल्युबिलिटी। अब सॉल्युबिलिटी क्या होता है? सॉल्युबिलिटी डिपेंड्स ऑन द 2 फैक्टर्स, 2 फैक्टर के ऊपर डिपेंड करती है, दैट इज़ टेम्परेचर एंड द प्रेशर। तो प्रेशर क्या होता है? नो सिग्निफिकेंट, इसका कोई रिजल्टेंट नहीं होता है। और अगर हम बात करें फॉर द ये किसके लिए होता है? केवल ये सॉलिड और लिक्विड के लिए होता है। अब यहाँ पे एक बात समझो, एक होती है तुम्हारी एंडोथर्मिक रिएक्शन, ये एंडोथर्मिक के लिए डेल्टा एच पॉजिटिव होता है। अब यार देखो, यहाँ पे जब तुम पढ़ोगे ना तो यहाँ पे तुमको बहुत सारी चीज़ें 10 से रिलेटेड करते, 11 से रिलेटेड करती हुई दिखेगी, तो वो तुम लाइव स्ट्रीम में मेरी पढ़ी है, वहाँ पे जाके तुम देख सकते हो, ठीक है। उसके बाद आता है तुम्हारा एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एक्सोथर्मिक रिएक्शन में क्या होता है? सॉल्युबिलिटी यहाँ पे डेल्टा एच क्या होता है? वो निगेटिव होता है, और सॉल्युबिलिटी क्या करती है? इंक्रीज़ करती है टेम्परेचर के साथ। गैस एंड लिक्विड क्या होता है? इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, इफेक्ट ऑफ प्रेशर। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर क्या होता है? इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर होता है इंक्रीज विद द डिक्रीज इन टेम्परेचर, इंक्रीज विद द डिक्रीज इन टेम्परेचर। मतलब जैसे जैसे हम टेम्परेचर को इंक्रीज़ करते हैं जैसे वैसे वैसे वो डिक्रीज़ हो जाता है, मतलब, ठीक है। और वैसे इंक्रीज विद द इंक्रीज इन प्रेशर। प्रेशर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है सॉल्युबिलिटी, प्रेशर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। सॉल्युबिलिटी बढ़ाते हैं, प्रेशर बढ़ जाता है, मतलब वो सॉल्युबिलिटी मतलब टेम्परेचर बढ़ाते हैं, सॉल्युबिलिटी बढ़ जाती है, प्रेशर बढ़ाते हैं, सॉल्युबिलिटी बढ़ जाती है, दोनों ही डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। उसके बाद क्या आता है तुम्हारा? सॉल्युबिलिटी ऑफ यहाँ पे आता है हेनरी गैस लॉ और गैसियस इन लिक्विड। इसमें क्या होता है भाई? इसमें सब एक चीज़ होती है जिसको हम लोग कहते हैं कि सॉल्युबिलिटी ऑफ अ गैस प्रेजेंस, ठीक है। इसमें क्या होता है कि इट इज़ स्टेट दैट द पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस ऑफ द वेपर इज पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस partial pressure of the gas partial pressure of pressure of the gas of a vapor pressure is directly proportional to the mole fraction of the x of the x of the x of the x in a solution of the x in a solution ऑफ द एक्स इन अ सॉल्यूशन। उसके बाद क्या आता है तुम्हारा? उसके बाद आता है वेयर के एच इज इक्वल टू हेनरी कांस्टेंट होता है, पी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स होता है, एंड सॉल्युबिलिटी भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है इन द टर्म ऑफ पी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स। पी के एक्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, ये हेनरीज कांस्टेंट होता है, और वाई इज इक्वल टू एम एक्स होता है। एम क्या होता है? स्लोप ऑफ के एच होता है, ठीक है। वैसे मुझे नहीं पता ये वीडियो कब तक अपलोड होगी, क्योंकि अभी इसके पीछे भी 2 वीडियो लगी हुई हैं, 23 जो कि 23 GB की, ये मेरे हिसाब से 1 घंटा 20 मिनट जाएगी, जो 24 GB की हो जाएगी। तो 24 GB मुझे नहीं पता ये कब तक अपलोड हो पाएगी, कल तक तो हो जानी चाहिए, ठीक है, जहाँ तक। उसके बाद के एच क्या होता है? टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। फिर के एच क्या होता है? सॉल्युबिलिटी के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, जो कि बोर्ड और जेईई पे 1-2 बार पूछा गया है, कि एक्वेटिक एनिमल जो होते हैं वो ज़्यादा कंफर्टेबल होते हैं एज़ कम्पेयर टू कोल्ड वाटर में, ज़्यादा कंफर्टेबल होता है एज़ कम्पेयर टू वार्म वाटर। क्यों? क्योंकि सॉल्युबिलिटी ऑफ द ऑक्सीजन इज़ मोर इन कोल्ड वाटर। अब यहाँ पे अब आगे बात करते हैं, जो कि आता है वेपर प्रेशर। वेपर प्रेशर क्या होता है? वेपर प्रेशर होता है एट आ इक्विलिब्रियम रेट ऑफ इवोपरेशन एंड रेट ऑफ द कंडेंसेशन एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर एक्सरेट बाय द वेपर ऑन द लिक्विड सरफेस एट अ इक्विलिब्रियम प्रेशर। वेपर प्रेशर क्या होता है? वो डायरेक्ट इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है बॉइलिंग पॉइंट के। उसके बाद आता है तुम्हारा राउट्स लॉ। राउट्स लॉ क्या कहता है? मिक्सचर ऑफ द 2 वोलेटाइल लिक्विड of the particle vapor pressure of each component of the solubility is directly proportional to the mole fraction। मोल फ्रैक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। उसके बाद पी ए क्या होता है? पी ए नॉट ए एक्स ए, पी बी नॉट और एक्स बी। पी ए क्या है? यहाँ पे पार्शियल प्रेशर ऑफ द
ए कंपोनेंट है। यहाँ पे पी टोटल क्या होता है, पी ए प्लस पी वी। यहाँ पे उसके बाद आता है पी ए प्लस पी बी क्या होता है, पी टोटल डॉट पी। यहाँ पे नोट पॉइंट के क्या होता है, वेपर प्रेशर डिक्रीजेज ऑफ द सॉल्वेंट व्हेन द प्रेशर इज इन द प्रेजेंस ऑफ सॉल्यूट। अब इसके बाद आता है तुम्हारा एज़ोटॉपिक मिक्सचर। एज़ोटॉपिक मिक्सचर में क्या होता है, मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट, मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट। मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट में क्या होता है, नॉन आइडियल सोज द पॉजिटिव डेविएशन। और यहाँ पे मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट में क्या होता है, यहाँ पे बॉइलिंग पॉइंट में क्या होता है, एक्स ए इज इक्वल टू एक्स वाई। मतलब यहाँ पे क्या होता है, वाटर एंड एसिड। यहाँ पे एग्जांपल के लिए ले लो, यहाँ पे HCl, यहाँ पे आइडियल सॉल्यूशन होता है शोइंग पॉजिटिव डेविएशन। और यहाँ पे अगर तुम मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट में बात करोगे तो यहाँ पे वेपर प्रेशर बॉइलिंग पॉइंट के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। अब उसके बाद आता है तुम्हारा कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज क्या होता है, प्रॉपर्टीज विच डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ द सॉल्यूट पार्टिकल आर ऑन देयर और एंड नॉट ऑन देयर नेचर पे उनके डिपेंड नहीं करती है। अब उसके बाद आता है रिलेटिव लोअरिंग ऑफ द वेपर प्रेशर। ये होता है पी नॉट पी एस अपॉन पी नॉट इज इक्वल टू एक्स। ये सॉल्यूशन के ऊपर डिपेंड करता है। ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है, पाई इज इक्वल टू सी आर टी। और यहाँ पे हो जाता है एवोल्यूशन ऑफ द बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, यहाँ पे टी बी इज इक्वल टू के बी इंटू एम। टी बी इज इक्वल टू टी बी माइनस टी बी। अब यहाँ पे डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है, डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू के एफ इंटू एम। टी इज इक्वल टू टी वी और माइनस टी एफ। नेक्स्ट हमारे पास आता है यहाँ पे हेलो एल्केन्स एंड हेलोअरीन्स। अब हेलो एल्केन्स एंड हेलोअरीन्स में सबसे पहला ये होता है कि व्हाट आर द हेलो एल्केन्स। हेलो एल्केन्स क्या होता है, हेलो एल्केन्स देखो, हेलो एल्केन्स क्या, एक्स क्या होता है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। यहाँ पे CX, इसको हम और भी क्या कहते हैं, एल्कीन्स भी, एल्केन हेलाइड्स भी बोलते हैं, हेलोजेंस भी बोलते हैं। उसके बाद क्या आता है यहाँ पे, हेलोअरीन्स क्या होता है, हेलोअरीन्स ये होता है कि हेलोजन होते हैं, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, फ्लोरीन, ये तो हमारे हेलोजेंस होते हैं। इनको हम लोग क्या एराइल हैलाइड्स भी बोलते हैं। अब क्लासिफिकेशन ऑफ द हेलो एल्केन्स, क्लासिफिकेशन ऑफ द हेलो एल्केन्स बेस्ड ऑन, सबसे पहले किस पे बेस्ड होते हैं, सबसे पहला बेस्ड होता है ये तुम्हारा ये बेस्ड होता है इन दैट बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ द हेलोजन एटम प्रेजेंट। नंबर ऑफ द हेलोजन एटम कितने प्रेजेंट है उसमें। इसमें क्या होता है, मोनो एल्को एल्केन्स, फॉर एग्जाम्पल CH3Cl, CH3, CH2, Br एक्सेट्रा। डाई हेलो एल्केन्स क्या होता है, जेम और विच डाइहाइड्रेन और ये विस, जेम और ये विस। तो जेम क्या होता है, एक ही कार्बन पे होना चाहिए, और विस क्या होता है, अड़ोसी पड़ोसी होना चाहिए। उसके बाद आता है बेस्ड ऑन द डिग्री ऑफ द अल्काइल हैलाइड्स क्या होता है, प्राइमरी एल्काइल्स होते हैं और होते हैं सेकेंडरी एल्काइल्स होते हैं। प्राइमरी एल्काइल्स क्या होते हैं, जैसे CH3, CH2, CX हो जाता है। फिर सेकेंडरी एल्काइल्स क्या होते हैं, 2 डिग्री होता है। इसके बाद प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी, क्वाटरनरी, ऐसे करते करते बहुत सारे, ठीक है। बेस्ड ऑन देयर हाइब्रिडाइजेशन ऑफ अ कार्बन एटम टू विच हेलोजन इज अटैच। ये इसमें हेलोजन हाइब्रिडाइजेशन पर डिपेंड करता है, जिससे हेलोजन एटम अटैच्ड होता है। उसके बाद क्या आता है, इसमें क्या होता है, CSP3X ये होता है, VINYSC होता है, ठीक है। और ये एराइल होते हैं, एलाइल हैलाइड्स, और ये बेंजीन एलाइड्स, ठीक है। उसके बाद क्या आता है, IPSC नॉमेनक्लेचर आता है। IPSC नॉमेनक्लेचर क्या होता है, IPSC नॉमेनक्लेचर होता है तुम्हारा सेकेंडरी, प्राइमरी, सेकेंडरी प्रीफिक्स, प्राइमरी सबसे पहले आता है सेकेंडरी प्रीफिक्स, देन प्राइमरी प्रीफिक्स, देन वर्ड रूट, देन प्राइमरी सफिक्स, देन सेकेंडरी सफिक्स। अब वर्ड रूट में क्या होता है, मेथ, एथ, प्रो, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट, नन, डेक, डोट, अनडेक, डोडेक, ये। उसके बाद आता है तुम्हारा सेकेंडरी प्रीफिक्स। सेकेंडरी प्रीफिक्स में क्या होता है, सेकेंडरी प्रीफिक्स में जूनियर फंक्शनल ग्रुप और साइड चेन भी इसको जोड़ लेते हैं, और ईथर ग्रुप भी जोड़ लेते हैं, जैसे Cl का क्लोरो, Br का ब्रोमो, I का आइडो, F का फ्लोरो, ये हो गए, ठीक है। प्राइमरी प्रीफिक्स में क्या होता है, साइक्लिक रिंग होता है, तो उसमें साइक्लो हो जाता है। उसके बाद क्या आता है, प्राइमरी सफिक्स में क्या होता है, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, एन, इन, आइन हो जाता है। फिर सेकेंडरी सफिक्स में क्या होता है, सीनियर फंक्शन ग्रुप भी होता है,
ठीक है। उसके बाद क्या आता है, उसके बाद आता है तुम्हारा रिएक्शन विथ ये नहीं आता, सॉरी, हाँ ये रहा, ये आता है, दैट इज़ ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, जिसमें SN1 SN2 SNI SN डबल डैश SNI डैश SNAGP SNEA रिएक्शन नॉट फॉर बोर्ड एंड नॉट फॉर JEE, पता नहीं क्यों लिखा, बट ये दोनों इंपॉर्टेंट नहीं होती, बट काफ़ी लोग पढ़ाते हैं इसको, बट ये है नहीं, ठीक है। SN2AR SN1AR ये सारी होते हैं, ठीक है। SN2AR क्या, कटप्पा अटैच, कटप्पा अटैक भी हम इसको बोलते हैं। अब देखो कटप्पा अटैक क्या होता है, कटप्पा अटैक में क्या होता है, बैक बॉन्डिंग होती है, इसमें बैक बॉन्डिंग ही बैक अटैक होता है, ठीक है। बैक अटैक मतलब पीछे से वार करता है ये। तो देखो इसमें जैसे ये है, तो ये न्यूक्लियोफाइल, इसमें क्या होता है, इसमें न्यूक्लियोफाइल पीछे से आता है और अटैक कर देता है, पीछे से आता है और अटैक कर देता है, और हेलोजन मतलब एक्स को बाहर निकाल देता है, मतलब यहाँ पे ये एक्स से छुटकारा पा जाता है। उसके बाद क्या आता है, ये वंडरवॉल इन्वर्जन होता है, और इसकी ट्रांजिशन स्टेट कुछ ऐसी रहती है, ये ऐसे तीन कार्बन की ऐसे, ठीक है। उसके बाद क्या आता है, इसमें कुछ प्रॉपर्टीज़ इसकी पढ़ लो कि यहाँ पे वंडरवॉल इन्वर्जन होता है, बायोमोलिकुलर होता है, वन स्टेप रिएक्शन होती है, R में बी कन्वर्टेड टू S और मे बी L, यहाँ पे sp2 ट्रांजिशन स्टेट होती है, हाई अनस्टेबल ड्यू टू 10 इलेक्ट्रॉन होते हैं, EWG मतलब इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप यहाँ पे हमेशा रेट को इंक्रीज करता है। फैक्टर क्या होता है, हाई कंसंट्रेशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल लगाया जाता है। न्यूक्लियोफिलिसिटी क्या होती है, मस्ट बी गुड होती है। हिंड्रेंस क्या होता है, हिंड्रेंस मस्ट बी लेस, हिंड्रेंस बहुत कम होना चाहिए, 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री। लिविंग ग्रुप मस्ट बी गुड, लिविंग ग्रुप जो होना चाहिए अच्छा होना चाहिए, क्यों, क्योंकि RI RBR RCU और I, ठीक है। अब उसके बाद आती है तुम्हारी SN1 रिएक्शन। SN1 रिएक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, ईट 5 स्टार डू नथिंग, ये तुम्हारी वो वाली रिएक्शन होती है। अब देखो जिसमें इसमें पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट लगाते हैं, H2O, जैसे H2O हो गया, BuOH हो गया, ROH हो गया, RCOH हो गया। यहाँ पे क्या होता है, ये तुम्हारी ये कुछ हो गई इसकी ट्रांजिशन स्टेट, ये यूनिमोलिकुलर होती है, 2 स्टेप रिएक्शन होती है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट पोलैरिटी होती है। इट फॉलोज फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन को फॉलो करता है, फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स को, रेट ऑफ द रिएक्शन, स्टेबिलिटी ऑफ कैटायन को बढ़ा देता है। गुड इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होता है, विल बी इंक्रीज द रेट, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जो होता है वो इंक्रीज को रेट को बढ़ाता है। लिविंग ग्रुप अच्छा होना चाहिए, गुड होना चाहिए। व्हेन द डिग्री ऑफ द सम चेक द ब्रांचिंग रेट रेट जो होती है वो हमेशा कम हो जाती है, ब्रांचिंग अगर ज़्यादा हो तो, ठीक है। उसके बाद आता है तुम्हारा, उसके बाद आता है रिएक्शन विथ रेड। एक चीज़ हम भूल गए यहाँ पे, ये वाली लाइन, ये वाला कोटिंग पढ़ना, ठीक है। उसमें इसमें देखो, इसमें क्या है, आइसोमेरिज्म का मतलब क्या है, आइसो मतलब सेम और मेरिज्म मतलब मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। तो चेन आइसोमेरिज्म क्या होता है, एल्काइल हैलाइड्स विच हैव द मिनिमम ऑफ द 4 कार्बन एटम एग्जिबिट द चेन आइसोमेरिज्म, फॉर एग्जांपल N ब्यूटाइल क्लोराइड एंड सेक ब्यूटाइल क्लोराइड और चेन आइसोमेरिज्म। पोजिशनल आइसोमेरिज्म क्या होता है, एल्काइल हैलाइड्स विद अ मिनिमम of their chlorine atom, monohalides and 2 carbon atom dihalides exhibit the position of the isomerism. C3H7X has 2 isomerism, C4H9X has 4 isomerism. For example यहाँ पे ले लें N प्रोपाइल क्लोराइड और 1 क्लोरोप्रोपेन and isopropyl chloride और 2 क्लोरोप्रोपेन आर द पोजिशनल आइसोमेरिज्म। CX ये होता है, ये हेलोजन एटम इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन द कार्बन हेलोजन बॉन्ड ऑफ द एल्काइल हैलाइड इज पोलराइज्ड। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होता है, नेचर ऑफ द CX बॉन्ड के ऊपर डिपेंड करता है। इज आई एम राइट, इज आई एम क्लियर। उसके बाद आता है तुम्हारा रिएक्शन विद रेड फॉस्फोरस एंड X2। इसमें क्या होता है, 3ROH रेड फॉस्फी RBR से जब रिएक्शन कराता है, जैसे PBR योर फोन टेम्परेचर इज, उसके बाद क्या आता है, रिकॉर्डिंग तो बंद नहीं होगी भाई, अपने आप बंद हो जाएंगी मुझे लग रहा है। 3Br2 यहाँ पे H3PO भी लगाता है, SN2 रिएक्शन होती है, मैकेनिज्म होता है, इन्वर्जन होता है, रिएक्शन PCl विथ PCl5 से होती है, ROH से होता है PCl5, ROH ROCl के साथ रिएक्शन कराता है, और यहाँ पे RCl
HCl और PuCl3 बनाता है, दैट इज़ SN2 मैकेनिज्म। एंड ड्राइविंग फोर्स कौन सा होता है इसमें? ड्राइविंग फोर्स PO बॉन्ड होता है। उसके बाद क्या आता है यहाँ पे आर जुगाड़ देख लो। आर जुगाड़ में क्या होता है? इन चूतियों को कोई हटाओ यहाँ से भाई, बहुत गंदा लगता है यार। एक तो मेरा कमरा भी यहीं पे लगा हुआ है जहाँ पे नीचे चूतिए बैठे रहते हैं। ROH होता है यहाँ पे, सॉरी टू इंटरप्ट बट यार बहुत गालियाँ निकलती हैं इनके लिए मुँह से। यहाँ पे ROCl के लिए होता है, यहाँ पे ये देखो, यहाँ पे देखो ROH और PCl5 होता है ना, तो एक RCl बना लेता है, एक HCl बना लेता है, बाकी POCl3 बन जाता है। यहाँ पे 3 जो छूटते हैं। डायजेनियम प्रोसेस होता है, इसमें क्या होता है? बेस्ट एलाइट्स होते हैं। इसमें देखो ROH और S डबल बॉन्ड Cl के साथ होता है, इसमें RCl बनाता है, HCl बनाता है, SO2 रिलीज हो जाती है, गैसियस प्रोसेस होता है। फिर थायोक्लोराइड हो जाता है, RCl SO2 बना लेता है, इंटरनल न्यूक्लियोफाइल होता है और ये रिएक्शन कराता है और